बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का ड्रामा अभी अभी खत्म हुआ है। इस सीट शेयरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कल एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया। बीजेपी को 101 सीटें, जेडीयू 101 सीटें, चिराग पासवान के एलजेपी को 29 और अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर बाकी सीटें दी गई हैं। ऊपर से देखने पर यह बराबरी का फार्मूला लगता है, लेकिन राजनीति में बराबरी अक्सर मजबूरी का दूसरा नाम होती है। आज हम इस 101 फार्मूले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस सीट शेयरिंग के कई एंगल को गहराई से समझेंगे। पहला एंगल ये कि बराबरी का आखिर फार्मूला आया क्यों। दूसरा, नीतीश कुमार ने सीएम फेस बचाने के लिए आखिर क्या गंवाया। तीसरा, चिराग पासवान को इतनी सीटें आखिर क्यों दी गई। चौथा, छोटे सहयोगियों से क्या फायदा हो सकता है। और पांचवा, क्या ये समझौता एनडीए को जीत दिला पाएगा। अगर पहले एंगल को देखा जाए तो सीट शेयरिंग 2020 के परिणामों पर नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा परिणामों के दबाव पर आधारित है। 2024 में भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका सीधा सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार की किंग मेकर की भूमिका अचानक मजबूत हो गई। अगर भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला होता तो बिहार में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होती और शायद 120 प्लस सीटों पर लड़ती। इसीलिए यह 101 सीट का फैसला भाजपा की गठबंधन बचाओ नीति का परिणाम हो सकती है। नीतीश कुमार को 101 सीटें देकर भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया ताकि केंद्र में उनका समर्थन बना रहे। यह मजबूरी थी कि बिहार में अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा रोका जाए ताकि दिल्ली की सत्ता सलामत रहे। अब बात करें दूसरे एंगल की, तो जेडीयू 2020 में 115 सीटों पर लड़ी थी, जीती सिर्फ 43। 14 सीटें कम लड़ना जेडीयू के लिए कुर्बानी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है। नीतीश कुमार ने उन कमजोर हाई रिस्क सीटों को छोड़ दिया है जहां उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में निराशाजनक रहा था। अब जेडीयू का फोकस केवल उन सीटों पर होगा जहां उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। संख्या कम करके स्ट्राइक रेट बढ़ाने की यह रणनीति नीतीश को मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे रखेगी। वहीं तीसरे एंगल पर गौर करें तो 29 सीटें, ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है। 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने वाले चिराग को आज एनडीए में इतना बड़ा हिस्सा आखिर क्यों मिला। आइए इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे ये साबित हुआ कि रामविलास पासवान की विरासत अभी भी वोट में तब्दील होती है। एनडीए समझती है कि चिराग पासवान दलित और युवा वोटर्स के बीच ब्रांड वैल्यू रखते हैं। दूसरी ओर ये 29 सीटें ज्यादातर वो हैं जिन पर एलजेपी ने 2020 में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। ये सीटें जेडीयू के खाते से आई हैं। चिराग को मजबूत करके बीजेपी ने नीतीश को संदेश दिया है कि एनडीए में उनकी निर्भरता कम हो रही है। वहीं चिराग पासवान खुद को युवा बिहारी और विकास के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार की आधी आबादी युवा है जो रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर पुरानी जातिवादी राजनीति से थक चुकी है। यही कारण है कि चिराग अब एक सिर्फ सहयोगी नहीं है, बल्कि एनडीए में एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन चुके हैं। चौथे एंगल में देखें तो बीजेपी जानती है कि बिहार में एकला चरोरे की नीति अभी जोखिम भरी है। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थक छोटे सहयोगी दलों को मजबूत किया है, जो भविष्य में जेडीयू के कमजोर होने पर बीजेपी के लिए वोट जुटाने का काम कर सकेंगे। 101 सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी की असली ताकत उसका ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा। अगर बीजेपी 101 में से 75 सीटें जीत लेती है और जेडीयू 101 में से 60, तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं। यह दिखाता है कि बीजेपी अपने छोटे सहयोगी दलों को मैदान के लिए तैयार कर रही है। मांझी, महादलित और कुशवाहा कोयरी कुशवाहा वोट बैंक को साध कर बीजेपी नीतीश कुमार के कोर ओबीसी आधार को कमजोर करना चाहती है। साथ ही सीट को लेकर मांझी और कुशवाहा ने जो मोल भाव किया, उसका फल उन्हें यहाँ मिला है। अब बात करें पांचवें एंगल की, तो एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल होना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत है। यह इंडिया ब्लॉक को सीधा संदेश देता है कि आप अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट में सीट बंटवारा अभी भी अटका हुआ है। कांग्रेस 70 प्लस सीटें मांग रही है, आरजेडी ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण जमीनी स्तर पर प्रचार शुरू होने से पहले ही गठबंधन में देरी होना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक हार हो सकती है। वहीं ये भी गौर करने वाली बात है कि एनडीए ने भले ही अपने सहयोगी साध ली हों, लेकिन प्रशांत किशोर के जन सुराज की चुनौती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर लगातार रोजगार और भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं।
और 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर 3 से 5% वोट भी काटने में सफल होते हैं तो जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। ऐसे में अगर एनडीए सीट शेयरिंग की सफलता और परिणाम की बात की जाए तो नीतीश और बीजेपी बराबर सीटों पर हैं। यानी सीएम कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणाम के स्ट्राइक रेट से तय होगा। अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बहुत ज्यादा रहा तो चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर खींचतान तय है। वहीं चिराग पासवान को अब भी ये साबित करना होगा कि उनका जनाधार सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी जीत एनडीए के लिए जीत की गारंटी है। इन सब के बीच एक समस्या और खड़ी हो सकती है। सीटों का बंटवारा कागज पर होने के बाद क्या बीजेपी का कार्यकर्ता खुशी खुशी जेडीयू के उम्मीदवार को जिताएगा और क्या जेडीयू के लोग चिराग पासवान के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे? आंतरिक कलह को रोकना इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। ये चुनाव दो गठबंधनों के बीच नहीं बल्कि एनडीए के बीच चल रहे शक्ति प्रदर्शन की परीक्षा बन सकता है। 101 सीटों पर सहमति हो गई है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। वो है जमीन पर वोटों को अपनी ओर खींचने की। हमें इंतजार करना होगा कि क्या ये मजबूरी का संतुलन बिहार को एक स्थिर सरकार दे पाता है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।